हेलो फ्रेंड्स, तो नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करेंगे। मैं यह टॉपिक भी कमेंट में आए हुए एक डाउट के अनुसार ही लिया हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा डाउट प्रॉपरली ले रहा हूं। अगर आपने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया और अगर आपने अभी तक अपना डाउट नहीं राइज किया तो आपको अभी कर देना चाहिए। जो भी आपके मन में पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है आप उसको कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके लिए एक अच्छा दमदार वीडियो बनाकर उसके हिसाब से ला सकता हूं। तो हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर को लेकर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। ओके, तो वो जो 2 वीडियो मैंने बनाए हैं वो थोड़े पुराने स्टाइल के मैंने बनाए हैं। ठीक है, उस पुराने स्टाइल में क्या है कि पहले मेरे पास ये बोर्ड नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो मेरे पास पुराना वाला बोर्ड, ट्रेडिशनल बोर्ड हुआ करता था, वाइट बोर्ड जो होता है, तो उसमें मैं लिखता था और उसी को रिकॉर्ड करके मैं वीडियो बनाता था। तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। थोड़ा सा उसका पिक्चर क्वालिटी जो है उतना बेहतर नहीं है, लेकिन कंटेंट क्वालिटी जो है उसमें मैंने कहीं से कोई कमी नहीं रखा है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको उस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, यह मेरा दावा है। उसमें मैंने बहुत चीज़ों को डिस्क्राइब करके बताया है। और मैं दिखूं ना दिखूं यह इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं कभी कभी क्या करता हूं, जब यहाँ लिखता हूं तो बेटर लाइट के लिए, यहाँ पर लाइट अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट हो तो अपने फेस पे का लाइट में ऑफ कर देता हूं, क्योंकि मेरा दिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कंटेंट, मटेरियल। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वह कंटेंट आपको फ़ायदा करे, वह चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझदारी आपकी बढ़ाए उस टॉपिक से रिलेटेड, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा दिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं इसलिए यह बात कर रहा हूँ कि आप उन 2 पुराने वीडियो को देखिएगा ज़रूर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर लास्ट में मैं उसको लगा दूंगा सजेस्टिंग में। आप उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। हम लोग चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ और कंटेंट को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बना के रखे हुए हैं। और भी कुछ कंटेंट को मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ऐड कर देता हूँ। थोड़ा और इम्प्रोवाइज मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा। अब ये ट्रांसफार्मर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रांसफार्मर टॉपिक जो है देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम क्लास 12th के बेसिस पर बात करें तो क्लास 12th में भी इसको पढ़ना है। इंजीनियरिंग के बेसिस पे बात करें तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है, बीटेक इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी इससे रिलेटेड हैं उन सभी को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और पढ़ने के अलावा भी अगर देखा जाए तो इसका हम लोगों के रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग करें तो ये ट्रांसफार्मर टॉपिक जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी यूनिक टॉपिक है। तो हम लोग इसको बेसिकली स्टार्ट करें तो अगर हम फिजिक्स के टर्म में बात करें, क्लास 12 फिजिक्स के टर्म में पहले अगर मैं बात करूं तो क्लास 12 फिजिक्स के टर्म में मैग्नेटिज्म चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर में इसको पढ़ना है। वहीं पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करें तो इंजीनियरिंग में इसको मशीन चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मशीन चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक देखेंगे। ओके, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको इस वीडियो में जानकारी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इससे पहले कि मैं भावनाओं में बह जाऊं, आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप रियली में इस तरह के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आपको क्या देखना पसंद है और आप क्या देखना चाहते हैं। इस चीज़ को मैं एनालाइज कर पाता हूँ। अभी तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और उसी प्यार के भरोसे ही मैं फिर से एक बार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। और भी ज़्यादा आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मुझे मिलते जाएगा, मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए कंटेंट लाने के लिए मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग ट्रांसफार्मर को लेकर बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारा एक मशीन है जिसका यूटिलाइजेशन हम लोगों के रियल लाइफ टर्म में हो रहा है। हम लोग सब कोई इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के डेट में हम लोग अपना लाइफ सोच ही नहीं सकते हैं।
ओके, तो ट्रांसफार्मर को यहाँ पर चर्चा करने के लिए हम लोग कुछ डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन, मैंने 3 डिफिनेशन यहाँ पर लेकर आपके लिए लाया हूँ। जी हाँ, 3 डिफिनेशन मैं लेकर आया हूँ। 3 डिफिनेशन में आपको बहुत सारे कंसेप्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो ट्रांसफार्मर जो है वह हम लोगों के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इस्तेमाल हो ही रहा है, साथ में आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में भी आप इसको देखते होंगे, जैसे कि स्टेबलाइजर हुआ, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, इन सभी के अंदर में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हो रहा है। तो कुछ ये तो ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ले में लगे हुए दिखते होंगे, कुछ ये ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ले पे लगे हुए दिखते होंगे, और ये ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हैं ये आप अपने स्टेबलाइजर वगैरह हुआ उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में लगे हुए देखते होंगे। ठीक है, जैसे कि रेडियो वगैरह हुआ, टीवी हुआ, तो उसके अंदर में लगे हुए देखते होंगे। तो हम लोग लगभग सभी ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जो 3 डिफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूँ उस 3 डिफिनेशन की यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि इस डिफिनेशन में क्या क्या बातें आपके सीखने के लिए हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आपको ट्रांसफार्मर में कुछ भी और नहीं बचेगा। कुछ डेरिवेशन पार्ट जो है मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि डेरिवेशन पार्ट्स के लिए आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा और ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ पर कंक्लूड करके चलूँगा। खैर, मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कंक्लूड कर दूंगा, आप चिंता नहीं करें। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन देख रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो सबसे पहला डिफिनेशन आपको यहाँ पर दिखेगा, ये मैं 1 नंबर डिफिनेशन कर देता हूँ, थोड़ा पेन को मोटा कर लेता हूँ। चलिए, तो ये 1 नंबर डिफिनेशन की सबसे पहले चर्चा करें। तो देखिए इस 1 नंबर डिफिनेशन में क्या बातें कही गई हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, देखिए डिवाइस कहा गया है। ओके, तो डिवाइस भी हम कह सकते हैं, मशीन भी कह सकते हैं। मशीन का थोड़ा सा और ब्रॉड में अगर आप जाएंगे तो उसका परिभाषा थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आप कहें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिकली मशीन की बात आ गई जब मेरे मुंह से निकल गया तो मैं बता दूं, मशीन जो है वह बेसिकली एनर्जी को, जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है, उसी को हम लोग मशीन कहते हैं। जैसे कि जनरेटर हुआ, मोटर हुआ, ये सब हमारे मशीन हैं। और जो हमारे काम को आसान करता है उसको हम टूल कहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। जो हमारे काम को आसान करता है उसको हम लोग टूल कहते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग मशीन कहते हैं। तो आम भाषा में हम लोग ट्रांसफार्मर को मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन चैप्टर के अंदर में इसको पढ़ना है, लेकिन बेसिकली यह एक डिवाइस है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो ये कैसा डिवाइस है कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कन्वर्ट करने में, किसको, तो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, और जो कि हाइयर करंट पर है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो जिसका वो अल्टरनेटिंग के लिए ही हम लोग काम करते हैं। ठीक है, यह डीसी पर काम नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर जो है यह एसी पर ही काम करता है, डीसी पर यह काम नहीं करता। ठीक है, डीसी के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। इसके ही कारण एसी जो है हमारा ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग एसी ट्रांसमिशन करते हैं, क्योंकि एसी ट्रांसमिशन करने में हमारे पास डिवाइस है ट्रांसफार्मर नाम का, जो कि हमको मदद करता है। ठीक है, हमको मदद करता है ट्रांसमिट करने में, लेकिन यह डीसी पर काम नहीं करता है। इसीलिए डीसी में हमारे पास ट्रांसमिट करने में एक डिमेरिट चला आता है। ओके, क्योंकि एसी करंट का कुछ खासियत है, यह मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो बनाता है वो बहुत ही बेहतर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ओके, तो इसीलिए एसी करंट के लिए ही स्पेशली हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। डीसी करंट में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट तो यहाँ से निकल जाता है। अगला पॉइंट क्या है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखेंगे, ऐसा करंट है जिसका वोल्टेज लो है, ठीक है, लेकिन करंट हाइयर है। ओके, इसको यह क्या करेगा, इसको यह कन्वर्ट करके वोल्टेज को हाई कर देगा और करंट को लो कर देगा, वाइस वर्सा। ओके, क्या करेगा यह अगर मान लीजिए कि कोई अल्टरनेटिंग करंट है, उसका वोल्टेज लो है, तो वोल्टेज लो है इसका मतलब कि उसका करंट हाई है। इसको यह क्या करेगा, वाइस वर्सा, इसको इसके वोल्टेज को यह इंक्रीज कर देगा और करंट को यह डिक्रीज कर देगा। ठीक है, देख लीजिए, करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। देखिए, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट एंड वाइस वर्सा।
ओके, तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि अब बेसिकली क्या कर रहा है, वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, और वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा तो करंट भी उसी के हिसाब से उल्टा इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। क्यों यह बात की चर्चा हो रही है, इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा देखेंगे। देखिए पावर जो है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में जो पावर होता है वह कांस्टेंट होता है, ठीक है, पावर हमेशा कांस्टेंट होता है। अब भाई हम लोग एनर्जी को तो नहीं ना यहाँ पर बना रहे हैं, एनर्जी को हम लोग यहाँ नहीं बना रहे हैं, ना ही हम लोग एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग एनर्जी को नहीं बना रहे हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, VI cos phi होता है ना। तो हम बोले कि पावर हमारा हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो पावर हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो जब हम V को इंक्रीज करेंगे तो I क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब हम V को डिक्रीज करेंगे तो I क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अब हम लोग V को ही लेकर क्यों बात कर रहे हैं, करंट को लेकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, करंट को लेकर भी तो बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोग V को ही लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि V पर करंट डिपेंडेंट है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट डिपेंडेंट है, ना कि करंट पर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंडेंट है। ओम्स लॉ ने कहा है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट का फ्लो होगा। ओम्स लॉ ने यह नहीं कहा है कि करंट का फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस राइज होगा, नहीं। ओके, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस राइज होगा तभी करंट फ्लो होगा। ओके, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है यहां पर, ना कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। समझ रहे हैं बात को, तो यानी कि V के कारण ही I है, I के कारण V नहीं है। ओके, तो इसीलिए यहां पर हम लोग V को ही बेसिकली लेकर चल रहे हैं। जब हम लोग V इंक्रीज कर देंगे तो करंट का फ्लो तेजी में होने लगेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि पावर को कांस्टेंट रखना है। अगर V को डिक्रीज कर देंगे तो करंट का फ्लो घट जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट रहेगा। ऐसे भी अगर आप देखेंगे किसी हल्का चीज को हम मोशन कराएं तो हल्का चीज तेज गति से भागेगा, भारी चीज को हम मोशन कराएं तो थोड़ा धीरे गति से भागेगा। तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उसका स्पीड घट जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड घटेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली किसके कारण हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हो रहा है। ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वोल्टेज को लेकर टर्म लेकर किए हैं। मैं इसमें और भी चीजें आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे। करंट को लेकर भी मैं बताऊंगा, करंट को लेकर भी यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा। तो हम लोग दूसरा नंबर का भी थोड़ा देख लेते हैं डिफिनेशन, कि दूसरे नंबर के डिफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। दूसरे नंबर का भी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखेंगे दूसरे नंबर के डिफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, करंट नहीं। बहुत लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, लोगों को लगता है कि वोल्टेज करंट दोनों साथ में लिख दे। नहीं, एकदम बिल्कुल गलत। वोल्टेज ही आपको लिखना है। बेसिकली हम लोग वोल्टेज को ही इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं और उसी के हिसाब से करंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ओके, करंट को हम लोग नहीं इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर। हम लोग किसी चीज का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकते हैं, करंट अपने से खुद से नहीं बढ़ा सकते हैं। करंट बढ़ाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे, करंट ऑलरेडी बढ़ जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे सीधे करंट हम बढ़ा दें और पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम रखें, तो हमको अलग से एनर्जी उसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सेम एनर्जी में अगर हम चाहते हैं कि करंट को हम इंक्रीज करवा दें, तो सीधा सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दीजिए। अब मान लीजिए कि यह पाइप है, इस पाइप में आप पानी डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, तो आपने कोई लिमिटेड पानी रखा तो वो अपना लिमिटेड स्पीड से जाएगा। अब आप इधर से पानी अगर ज्यादा प्रेशराइज कीजिएगा, अलग से पानी ऐड कीजिएगा, तब स्पीड बढ़ेगा। लेकिन अगर लिमिटेड पानी आपने दिया है और हम चाह रहे हैं कि इसी लिमिटेड पानी का हम क्या करें, स्पीड इंक्रीज कर दे, तो क्या करना होगा, हमको इसको ऐसे घुमा देना होगा। ऐसे घुमाएंगे तो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, ये नहीं कि हम सीधे इंक्रीज कर देंगे करंट का, तो वो नहीं पॉसिबल है। पोटेंशियल डिफरेंस पर ही ये चीजें डिपेंडेंट है। सो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, करंट पर इस चीज को डिपेंड करके आप नहीं चलेंगे।
आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे और इस तरह की छोटी छोटी जो गलती आप कर रहे हैं उस गलती को अब आप नहीं कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर का डिफिनेशन देख लेते हैं। थर्ड नंबर के डिफिनेशन में क्या बात कहा जा रहा है तो देखेंगे, द ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। चलिए यहाँ पर भी एक वर्ड आ गया, ठीक है, क्या वर्ड आया? स्टैटिक। अब यह स्टैटिक का मतलब क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, तो डिवाइस जो हमारा होता है वह बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करें, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे उसी तरह से हम लोग टाइप्स इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। अलग अलग पायदान पर अलग अलग टाइप्स हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ओके, यहाँ पर अभी जो हम लोग डिवाइस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं दो टाइप से क्लासीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। देखिए क्या अंतर है। स्टैटिक का मतलब हो गया स्थिर, ठीक है, और डायनेमिक का क्या हो गया? चलन, ठीक है। तो स्टैटिक डिवाइस कैसा डिवाइस हो गया? वैसा डिवाइस हो गया जिसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, जिसके अंदर में कोई चीज रोटेट नहीं कर रहा है, कुछ चल नहीं रहा है। और डायनेमिक डिवाइस कैसा हो गया? तो डायनेमिक डिवाइस हुआ हो गया जिसके अंदर में कोई चीज रोटेट कर रहा है, कोई चीज चल रहा है। तो डायनेमिक डिवाइस का अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो कौन कौन सा एग्जांपल होगा? जनरेटर होगा, जनरेटर के अंदर में चलता है, रोटर चलता है। मोटर होगा, मोटर के अंदर में रोटर चलता है। लेकिन स्टैटिक डिवाइस का मैं एग्जांपल बोलूं तो क्या होगा? स्टैटिक डिवाइस का एग्जांपल ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर में कोई चीज चलता नहीं है, सभी चीजें जो है वो स्थिर रहती है। तो डायनेमिक की जहां तक बात करें तो डायनेमिक और स्टैटिक में देखिए और भी अंतर है। अब देखिए, स्टैटिक में कोई चीज चल नहीं रहा है, तो चल नहीं रहा है एक कंडीशन हुआ, और डायनेमिक में कोई चीज चल रहा है। तो जब कोई चीज चलता है, ओके, तो चलता है तो वहां पर क्या होता है? उसको चलने के दरमियान एक अपोजिशन मिलता है। ओके, कोई चीज अपोज करता है ना, हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन अपोज करता है। तो मशीन भी जब चलता है तो उसके अंदर में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो मशीन के अंदर में भी रियर टियर होता है, ओके, उसके भी सरफेस टूटते हैं, इसीलिए हम लोग उसमें ग्रीस वगैरह डालते हैं, ग्रीसिंग उसका हम लोग करते हैं। और जब कोई चीज चलता है तो जब फ्रिक्शनल एनर्जी वहां पर निकलता है, जब फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है तो हीट भी जनरेट होता है। तो इससे क्या अंतर हो जाता है? देखिए, इससे अंतर यह हो जाता है कि डायनेमिक डिवाइस को, जो चलने वाला डिवाइस है, उसको हम लोग कंटिन्यू प्रोसेस में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायनेमिक डिवाइस को कंटिन्यू प्रोसेस में रखिएगा तो वो तो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। चलने के कारण क्या हो रहा है? हीट एनर्जी निकल रहा है उसमें से, तो वो धीरे धीरे मशीन क्या होगा? गर्म होगा, और उसके अंदर में रियर एंड टियर भी हो रहा है, उसके सरफेस में कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ भी हो रही हैं, है कि नहीं, रगड़ खाने के कारण। तो इसीलिए डायनेमिक डिवाइस को हम लोग कंटिन्यूअस यूज नहीं करते हैं। लेकिन स्टैटिक डिवाइस में यह फायदा है। स्टैटिक डिवाइस में क्या है कि कुछ चीज चल नहीं रहा है, कोई चीज मोशन में नहीं है, मोशन में नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो उससे निकलने वाला जो हीट एनर्जी है वह लिबरेट नहीं हो रहा है। तो जिसके कारण स्टैटिक डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं, विदाउट इंटरप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं स्टैटिक डिवाइस को। तो अब देखिए, ट्रांसफार्मर हमारा क्या है? स्टैटिक डिवाइस है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर को कैसे यूज करते हैं? कंटिन्यूअस यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर जो आपके मोहल्ला में लगा हुआ है, अगर वह खराब नहीं हुआ होगा तो वह पिछले 6 महीना से कंटिन्यूअस चल रहा है, उसको रोका नहीं गया है। लेकिन आप अपने घर के मोटर को कुछ देर चलने के बाद हमेशा जाकर रोक देते होंगे। तो स्टैटिक डिवाइस होने के कारण ट्रांसफार्मर, यह बात क्लियर हो जाता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई पार्ट रोटेटिंग नहीं होता है। और यह इसमें एक क्या हो जाता है? बेनिफिट हो जाता है कि हम लोग कंटिन्यूअस यूज जो है ट्रांसफार्मर का कर पाते हैं विदाउट इंटरप्शन। क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। आपके घर में बिजली कटती है, थोड़ी देर के लिए कटती है, मैं जानता हूं अभी बहुत अच्छा स्थिति हो गया है बिजली का, ठीक है, पहले वाला जमाना नहीं रहा, लेकिन कटती है ना थोड़ी देर के लिए।
लेकिन ये बिजली का सप्लाई नहीं कटता है, आपके लिए यह बिजली कटता है। लेकिन जरा सोचिए, वह फैक्ट्री, वह इंडस्ट्रीज जिनको बिजली सप्लाई की जा रही है, उनके लिए बिजली कभी इंटरप्ट नहीं किया जाता है, कभी कट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको एक बार बिजली कट किया जाएगा ना तो क्या होगा, उनको बहुत ही लॉस हो जाएगा, फिर से मशीन को स्टार्ट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और हर एक स्टेज में ट्रांसफार्मर का यूज हो रहा है। हम आप यहां पर बैठे हुए हैं तो बिजली हमारे बगल घर में नहीं ना बन रहा है, बिजली बहुत दूर बन रहा है, कहीं भाखड़ा नांगल डैम से बिजली निकल कर आ रहा है, कहीं कोल पावर प्लांट से बिजली निकल कर आ रहा है। तो ट्रांसफार्मर का हम लोग हर एक स्टेप पर, हर एक जगह पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। ट्रांसमिशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो हर एक सेक्टर में प्राइमरी ट्रांसमिशन हो, सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हर एक स्टेज पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों का जो घर आता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पर आ रहा है, 4th स्टेज पर आता है। जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उन लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पर ही खत्म हो जाते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब हुआ बल्क और डिस्ट्रीब्यूशन को हुआ उससे थोड़ा सा छोटा। एक हुआ होलसेलर और एक हुआ आपका दुकान। तो हर एक स्टेज पे होलसेलर के पास भी एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हो रहा है और दुकान हुआ छोटा स्टेज, वहां पर भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर और ट्रांसमिशन सेक्टर की हम बोले तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्या बेनिफिट है स्टैटिक डिवाइस से। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो विच इज यूज्ड, इसका कहां इस्तेमाल हो रहा है, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज कहां हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने में इसका यूज हो रहा है। अच्छा, फ्रॉम वन एसी सर्किट टू अनदर एसी सर्किट विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन वोल्टेज करेंट बट विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो वोल्टेज या करंट तो हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, लेकिन फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो वेरिंग कौन होता है, वेरिंग होता है वोल्टेज और करंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और पावर कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो चलिए, आप इन बातों को समझ गए होंगे, तो हम लोग आगे की ओर बातों को और कुछ कंक्लूड करते हैं और कुछ बातों को समझते हैं। अब बेसिकली सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का टाइप्स डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ट्रांसफार्मर के टाइप्स डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग अलग अलग पायदान पर अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अलग अलग पायदान पर अलग अलग तरीके से हम लोग इसका टाइप्स डिस्क्राइब करेंगे। तो एक मोस्ट कॉमन हिसाब किताब के अनुसार चला जाए तो ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो इंक्रीज को हम लोग कहते हैं स्टेप अप। ठीक है, इंक्रीज करना, किसी चीज को इंक्रीज करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप अप कहते हैं। तो एक हमारा हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यह एक टाइप हो गया। यह एक तरीका से हम लोगों ने टाइप डिस्क्राइब कर लिया कि भाई काम के अनुसार हम लोग, वर्किंग के अनुसार हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें, ये हमने किसके हिसाब से बात किया, वर्किंग के हिसाब से बात किया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात करें तो देखिए, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात करने से पहले हमको यह बात का निर्णय लेना होगा कि हमारा जो पावर का सप्लाई हो रहा है वह कैसा सप्लाई हो रहा है। एसी तो सप्लाई हो रहा है, हम लोग डीसी की तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर, डीसी दिमाग से निकाल दीजिए, जो एसी में ही बात कर रहे हैं। तो एसी करंट का और क्या क्या टाइप्स होता है। तो एसी करंट 3 तरीके से सप्लाई किया जाता है। नहीं याद है तो मैं बता देता हूं।
एक हो गया सिंगल फेज एसी सप्लाई, अब याद आ जाएगा। दूसरा हो गया डबल फेज एसी सप्लाई और तीसरा हो गया 3 फेज एसी सप्लाई। ओके, तो जिस टाइप के करंट के लिए जिस तरह का ट्रांसफार्मर, अब सबके लिए हमको अलग अलग टाइप का ट्रांसफार्मर बनाना होगा, ठीक है। तो सिंगल फेज के लिए जो हम ट्रांसफार्मर बनाएंगे वो हमारा हो जाएगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। डबल फेज के लिए बनाएंगे तो 2 फेज डबल फेज ट्रांसफार्मर, और 3 फेज के लिए बनाएंगे तो 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से हम लोग अपने ट्रांसफार्मर को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, और देखेंगे यहाँ पर अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में लेकर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर एज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। थोड़ा मैं तेजी में लिख दिया हूँ, फिर से लिख देता हूँ। ट्रांसफार्मर एज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले लोग, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वाले लोग एक और पेपर पढ़ते होंगे, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो देखिए वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वह इस प्रकार से किया जाएगा। करेंट ट्रांसफार्मर सीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी। तो करंट ट्रांसफार्मर में बेसिकली करंट को ही इंक्रीज डिक्रीज करने की चर्चा की जाएगी, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में बेसिकली पोटेंशियल को ही लेकर इंक्रीज और डिक्रीज करने की चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर मैंने हर एक हिसाब से ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन टाइप्स आपको बता दिया। अब हम लोग आगे इसका काम देखते हैं, सिंबल देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद सिंगल फेज, डबल फेज, 3 फेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंगल फेज, डबल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगल फेज हो, डबल फेज हो या 3 फेज हो, सिंगल फेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि सिंगल फेज में उतने ज़्यादा पावर नहीं मिलता है। डबल फेज का है या फिर 3 फेज का है, बेसिकली यही इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो दोनों या तीनों फेज का जो काम करने का ट्रांसफार्मर का तरीका है वो लगभग एक ही तरह का है, एक ही समान है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी उसका एक ही तरह से। बेसिकली जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमारा कोई भी काम कर रहा हो, वो सिंगल फेज का हो, डबल फेज का हो या फिर 3 फेज का हो, करंट ट्रांसफार्मर हो, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो, ये सारे ट्रांसफार्मर जो है वो बेसिकली 2 ही काम कर रहे हैं, या तो अप कर रहे हैं या फिर डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर सिंबलाइजेशन को क्रिएट करते हैं, सिंबल को हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, तो देखेंगे अगर हमको स्टेप अप करना है, ठीक है, तो स्टेप अप करना है तो देखिए ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या होता है, एक इंडक्शन कॉइल होता है, ठीक है। तो अगर हमको क्या करना है, स्टेप अप करना है, तो इंडक्शन कॉइल ये जो हुआ इसको हम कहेंगे प्राइमरी साइड, ठीक है, जिधर से हम इनपुट देते हैं, ठीक है, जिस साइड से हम इनपुट देते हैं वो मेरा क्या होता है, प्राइमरी साइड होता है। और जिधर से हमको आउटपुट मिलता है वह मेरा क्या होता है, सेकेंडरी साइड होता है, ठीक है। जिधर हमको आउटपुट मिल रहा है वह मेरा सेकेंडरी साइड हुआ, जिधर हमको इनपुट मिल रहा है वह मेरा प्राइमरी साइड हुआ। तो अगर हमको स्टेप अप करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स, जो इंडक्शन कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा सेकेंडरी कॉइल में हमको क्या रखना होगा, ज़्यादा रखना होगा, तभी मेरा क्या होगा, स्टेप अप होगा। ओके, अब वहीं पर अगर हमको स्टेप डाउन करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, स्टेप डाउन करना है, तो हम इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे, प्राइमरी साइड में हम जो कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न हम ज़्यादा रखेंगे, और सेकेंडरी साइड में हम कॉइल का नंबर ऑफ टर्न क्या रखेंगे, कम रखेंगे। ये हुआ मेरा प्राइमरी साइड, इधर से इनपुट जा रहा है, ये हुआ मेरा सेकेंडरी साइड, इधर से आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। और ये हमने दे दिया सिंबल, इसके बीच में कुछ चीज़ें हम लोग लगा के रखेंगे जिसके बारे में हम फिर विस्तृत से चर्चा करेंगे। ओके, समझ गए होंगे।
अब देखिए, अब यह जो ट्रांसफार्मर बेसिकली काम कर रहा है, यह किस सिद्धांत पर काम कर रहा है? तो इंडक्शन के सिद्धांत पर काम कर रहा है। मैं बार बार बोलता हूं कि एनर्जी के ट्रांसफर करने का कुछ नियम है, कुछ विधि है। कौन कौन सा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, इंडक्शन, रेडिएशन, कुछ इस प्रकार से है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में जब हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट में जो काम कर रहा है वह दो ही चीज काम कर रहा है, या तो कंडक्शन नहीं तो इंडक्शन। कन्वेक्शन और रेडिएशन यह हीट में या फिर लाइट एनर्जी में काम करता है। ओके, आप और वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बेसिक वीडियो देखेंगे आप तो वहां पर मैंने चर्चा किया हुआ है इसके बारे में विस्तृत तौर पर। तो कंडक्शन और इंडक्शन दो ही बेसिकली हमारे पास प्रोसेस हैं करंट को ट्रांसफर कराने के। तो कंडक्शन विधि की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, इस तार में करंट फ्लो हो रहा है तो इस तार को लाके सटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा, इसमें भी करंट फ्लो करने लगेगा। इंडक्शन क्या हुआ, तो इस प्लेट पर अगर चार्ज है और कोई दूसरा प्लेट लाकर सामने रख दे तो इस प्लेट पर भी चार्ज इराइज हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, अपोजिट टाइप का होगा। ओके, तो उस विधि को हम क्या कहेंगे, इंडक्शन कहेंगे। तो वही विधि के द्वारा यहाँ पर चार्ज जो है, करंट जो है, या फिर हम वोल्टेज कहें या जो भी चीजें कहें, वह इस सर्किट से इस सर्किट में ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन यह ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए, इंडक्शन भी दो तरह का होता है। ठीक है, इंडक्शन भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन और दूसरा होता है सेल्फ इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन का मतलब हुआ खुद अपने आप में। इंडक्शन का बेसिकली मतलब होता है अपोज करना। तो हम किसी सर्किट में करंट का फ्लो करा रहे हैं और उस सर्किट में मान लीजिए कि हमारा कुछ इस तरीके का इंडक्टिव मटेरियल लगा हुआ है, तो यह क्या करेगा, अपने अंदर में एक करंट जनरेट करेगा। ठीक है, इंड्यूस करेगा अपने अंदर में। मान लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार से सर्किट है, इसको भी लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप कुछ पुराना वीडियो भी मेरा देखा कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंडक्शन प्रोसेस को लेकर मैंने दो वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया है, लेंज लॉ को भी मैंने भी डिस्क्राइब किया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें करंट का फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ करंट जाने के बाद क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो यहाँ पर एक इंड्यूस करंट एराइज हो रहा है जो कि इस करंट के फ्लो को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, सडन चेंज को, किसी चेंज को यह क्या करता है, अपोज करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। वहीं पर म्यूचुअल इंडक्शन की हम बात करें तो अगर हमने कुछ इस तरीके से सर्किट बनाया जैसा कि हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, तो इसमें जैसे ही हम लोग कुछ चेंजेस लाएंगे तो इसमें भी चेंजेस आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक में चेंजेस हुआ तो अगला भी बदल गया। ठीक है, जैसे खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार से तो खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदला, तो यह म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, और सेल्फ इंडक्शन क्या हुआ, जैसे देखते हैं कि आप कोई आदमी को कुछ चीज आ जाता है, तुरंत उसका एकदम रुतबा हाव भाव चेंज हो जाता है, तो सेल्फ इंडक्शन हुआ। ओके, और म्यूचुअल इंडक्शन क्या हुआ कि आप अगर किसी दूसरे आदमी के माहौल में जाते हैं तो आप उसी की तरफ से अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तो वो म्यूचुअल हुआ। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो बेसिकली है वो हमारा किस विधि पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के विधि पर काम करता है। आई होप कि आप यहाँ तक इस बात को समझ गए। तो चलिए अब हम लोग कुछ और भी चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। अब हमारा ट्रांसफार्मर जो है वह कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कुछ और भी मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, अब जो मैं नया क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ वह डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोर एंड वाइंडिंग। ठीक है, तो कोर और वाइंडिंग के बेसिस पर मैं ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई कर रहा हूँ। थोड़ा और हम लोग डिटेल में जा रहे हैं। तो बेसिकली तीन तरीके से हम इसके अनुसार क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा कोर टाइप, दूसरा होता है हमारा सेल टाइप,
और तीसरा होता है हमारा बेरी टाइप। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप यह किस तरह का ट्रांसफार्मर होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए कि ये हमने लिया कोर, ठीक है। अब ये जो कोर हम लोग बनाते हैं ये नंबर ऑफ लेयर को जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। जैसे बुक होता है ना, बुक में पन्ना 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 जुड़ा हुआ होता है, उसके बाद बुक मोटा होता है, एक पन्ना से तो नहीं मोटा होता है। तो उसी तरह से पतला पतला परत लेकर हम लोग बनाते हैं। इसका कारण भी मैं बताता हूँ, ठीक है। लॉसेस से बचाने के लिए, ईडी करंट लॉस से बचाने के लिए हम लोग इसको परत दर परत जमा कर बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, बुक का पन्ना जो होता है, पतला पतला पन्ना से एक मोटा बुक बनता है। तो इधर हम लोग वाइंडिंग कर दें, ठीक है, और एक वाइंडिंग इधर डाल दें, ठीक है। ये हो गया मेरा प्राइमरी साइड, ये हो गया मेरा सेकेंडरी साइड। तो ये मेरा बन गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर हुआ, ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर हुआ? कोर टाइप ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। अब सेल टाइप ट्रांसफार्मर हम लोग देख लेते हैं कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर किस प्रकार से बनता है। तो सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे वह कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ओके, ये परत से बना हुआ है, पतला पतला परत इसमें भी हम लोगों ने लगा कर रखा हुआ है। एक सॉलिड मेटल सीट का हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मेटल सीट जोड़कर हम लोग बनाते हैं, ओके। एक सॉलिड मेटल सीट का नहीं बनाते हैं, नंबर ऑफ मेटल सीट का बनाते हैं, ठीक है। ड्यू टू द लॉस से बचाने के लिए, लॉस का क्या नाम है? ईडी करंट लॉस से बचाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। उसके बारे में भी मैं बताता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये इधर वाइंडिंग एक डालें, एक वाइंडिंग इसी में हम लोग इधर डालें, ठीक है। एक हो गया मेरा इसमें प्राइमरी, एक हो गया इसमें मेरा सेकेंडरी। तो इस टाइप का जो ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफार्मर हुआ, ये हमारा कैसा ट्रांसफार्मर हुआ? सेल टाइप ट्रांसफार्मर हुआ, ओके। अब हम लोग बेरी टाइप ट्रांसफार्मर देखते हैं कि बेरी टाइप ट्रांसफार्मर कैसा हो। तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर जो बेसिकली हमारा होगा, मैं बनाता हूँ थोड़ा सा इसका डायग्राम जो है। ठीक है, ये बेरी टाइप ट्रांसफार्मर हुआ, ओके। स्पेशल ट्रांसफार्मर है, स्पेशल केस में इसका इस्तेमाल होता है। ये रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसको ये मत समझिए कि मोटर वाला या रोटेटिंग पार्ट है, रोटर है, नहीं। ये स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर है, बेरी ट्रांसफार्मर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे ट्रांसफार्मर के बेसिकली टाइप्स हो जाते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं। तो बेसिकली हम इस ट्रांसफार्मर को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को ही लेकर चलते हैं, और अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारा हो रहा है, करंट का जो हमारा अप एंड डाउन हो रहा है, उसको लेकर हम इक्वेशन देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ टर्न है वह एनपी है प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न है वह एनएस है, ठीक है। तो हमको जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, प्राइमरी साइड में जो हमको ईएमएफ इंड्यूस होगा वह आप इंड्यूस ईएमएफ वाला आप वीडियो देख लेंगे, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो उस वह लेंज लॉ और फैराडे लॉ के हिसाब से हम क्या करते हैं? माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं लेंज लॉ के हिसाब से। तो हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स डी फाई बाई डी टी इंड्यूस होगा, ओके। ये मैंने क्लास 12th वाले में भी स्टार्टिंग में बताया है कि हमारा किस तरीके से ई जो है वह इंड्यूस होता है। मैग्नेटिक चैप्टर के लिए भी मैंने कुछ वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं, उसमें आप देख लेंगे। उसी तरीके से सेकेंडरी में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, इधर सेकेंडरी साइड कॉइल में जो हमारा इंड्यूस होगा वह भी माइनस साइन देकर, माइनस साइन अपोजिट करने के लिए, क्योंकि इंड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस हमेशा अपोजिट साइन में होता है, अपोज करने वाला है, ओके। तो एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी होगा, ओके। तो अब हम इसको क्या करते हैं? हम इसका रेशियो अगर निकालें तो हमको कैसे मिलेगा? ई पी बाई ई एस हम कर दें,
ओके, तो EP बाई ES हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा NP बाई NS मिलेगा, ठीक है। और करंट इसका कैसा मिलेगा, हमको उल्टा मिलेगा, ठीक है, करंट हमको ऐसे मिलेगा, ओके। इसी इक्वेशन को हम चाहे तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात बराबर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम K कहते हैं, ठीक है। इसको K का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर जाएंगे। ओके, कुछ और टाइप्स के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं, जैसे कि लॉसेस को लेकर चर्चा हुआ है, कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको बताऊंगा अंतिम में। लॉसेस को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ तो कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, तो रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो फ्रिक्शनल लॉस हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ लॉसेस यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आयरन कोर का बना हुआ है, कॉपर कोर का बना हुआ है, तो कुछ लॉसेस जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो कौन कौन से लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो हमको यहाँ पर जो लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे वह एक कॉपर लॉस होगा, ठीक है, फिर आयरन लॉस होगा, ठीक है, फिर ईडी करंट लॉस होगा, फिर हिस्टेरिसिस लॉस होगा, ठीक है। हिस्टेरिसिस को भी लेकर मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा, बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो बना रखा है, तो आपको वह जरूर देखना चाहिए। हिस्टेरिसिस वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BH कर्व भी हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस लॉस भी होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से लॉसेस हमको उसमें ट्रांसफार्मर में अपने देखने के लिए मिलेंगे, ओके। तो ट्रांसफार्मर में बात करने के लिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, टाइम भी देखना ज़रूरी है, तो मैं कुछ चीज़ों को लिमिट कर दिया हूँ और कुछ और चीज़ों को इंक्लूड कर देता हूँ, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में इंक्लूड कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ डायग्राम अभी अपने हाथों से बनाया है, ठीक है, बनाने वाला प्रोसेस को मैं कट कर दिया हूँ क्योंकि टाइम आपका वेस्ट नहीं हो और वीडियो बहुत बड़ा लंबा नहीं हो जाए। तो इतना मैंने मेहनत किया है, तो इसके मेहनत के कारण तो मैं एक लाइक और एक कमेंट का ज़रूर हकदार बनता हूँ। तो ज़रूर आप मुझे एक लाइक और एक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बनाना इतना आसान नहीं होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं और काफ़ी फ्रेश तरीके से मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया है कि आपको मैं समझा पाऊँ। तो बहुत सारी बातें हैं, मैंने जैसा बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप और भी वीडियोस का लिंक देख लीजिएगा और लास्ट में भी मैं वीडियोस लगा दूंगा, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर खोज लीजिएगा और भी वीडियोस को। हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं और इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया है ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कर लिया है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या काम होता है, इसको हम लोग ब्रीफली यहाँ पर जल्दी से समझ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइट मैंने कम कर दिया है कि आपको ये बोर्ड जो है वह साफ सुथरा दिखे। चलिए, तो ये ट्रांसफार्मर हमारा देखिए, ये हमारा बीच का पार्ट है, ठीक है, ये टैंक है, ठीक है, एक बड़ा सा टैंक, लोहा का टैंक है, ठीक है। उस लोहा के टैंक के बीच में अंदर में ये वाइंडिंग और कोर रखा हुआ है, ठीक है, यही हमारा वाइंडिंग और कोर है जो हम कर रहे थे ना, सेल टाइप, कोर टाइप या फिर बेरी टाइप, वो इसी के अंदर में रखा हुआ होता है और यह जो है वायल से फिल किया हुआ होता है, ठीक है, तेल इसके अंदर भरा हुआ होता है टैंक के अंदर में और बीच में ये हमारा कोर होता है। और ये हम लोग कूलिंग ट्यूब लगा देते हैं कि वायल जो है वो गर्म होने के बाद इस कूलिंग ट्यूब से वापस ट्रांसफर हो जाए और थोड़ा ठंडा होकर फिर अपने जगह पर पहुंच जाए। तो दोनों साइड में हम लोग क्या कर दिए हैं, कूलिंग ट्यूब लगा दिए हैं, साथ में एक्सप्लोजन वेंट लगा दिए हैं कि गैसेस वगैरह के निकलने के लिए यहाँ से रास्ता हम लोगों ने दे दिया है। और साथ में यहाँ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, यहाँ कंजर्वेटर हम लोग लगाए हैं, ठंडा करने के लिए भी कुछ और चीज़ों को लगाए हुए हैं और इसमें भी हम लोग लिक्विड भरे हुए हैं, कंजर्वेटर है हमारा। यहाँ से ब्रेथर हम लोग लगाए हुए हैं कि एयर जो है, मान लीजिए कि यहाँ से गैसेस बाहर निकल रहा है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा ना, तो फिर से हम यहाँ से गैसेस को अंदर की ओर सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट तो नहीं सप्लाई करेंगे, तो कंजर्वेटर के थ्रू सप्लाई करेंगे, यहाँ लिक्विड से उसको थोड़ा सा प्योरीफाई करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको हम लोग भेजेंगे। साथ में यहाँ पर बुकोल रिले लगाया गया, ठीक है। रिले क्या होता है, रिले का पर्पस होता है कि फॉल्ट को एनालिसिस करना, ठीक है,
कि फॉल्ट हो रहा है तो उसको एनालिसिस करके सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन देना, यह रिले का काम होता है। तो यहाँ ट्रांसफार्मर में जो स्पेशल रिले लगता है उसका नाम होता है बुकोल रिले, ठीक है। यह क्या करता है, फॉल्ट को एनालिसिस करके सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि फॉल्ट एराइज हो गया है, तुरंत क्या कर दो, कट कर दो सप्लाई को, ठीक है। तो ये बुकोल रिले हम लोग यहाँ पर इसको लगाए हुए हैं, जो कि ब्रेथर से और कंजर्वेटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया ट्रांसफार्मर का, जिसको आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स लाइक जरूर 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 करेंगे और कमेंट भी पक्का करेंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो उससे भी इंक्लूडेड कमेंट करेंगे। मैं सारे इस वीडियो से रिलेटेड और भी लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पर भी लगा हुआ दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स सपोर्ट करते रहेंगे, आपका सपोर्ट ही मेरा वीडियो का मोटिवेशन है, उतनी ही तेजी से मैं वीडियो आपके लिए बनाकर लाते रहूँगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है ऐप का लिंक, उसको डाउनलोड करके आप मुझसे चैट कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।